आज हम लोगों को काव्य गुण पढ़ना है ना। अभी छंद कल पढ़ेंगे। रस के बाद हमारा क्या है? काव्य गुण ना। काव्य गुण और शब्द शक्ति। देखो, ये जो दोनों पॉइंट हैं, जो टॉपिक हैं हमारे, काव्य गुण और शब्द शक्ति, ये आपकी कुछ परीक्षाओं में आते हैं। जैसे अध्यापक वाली परीक्षाएं तो उनमें आता है, और एक एमपीएसआई की परीक्षा में आता है। ठीक है, बाकी यूपी की परीक्षाओं में ये नहीं आता है। जो यूपी की यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा है, या आपकी कांस्टेबल वाली या एसआई वाली परीक्षा है, तो उसमें ये पॉइंट नहीं आता है, पर एमपीएसआई में आ जाता है। तो हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस अगर हमारी क्लास में आ जाए, अगर हमारी परीक्षा में, तो हम इसे कर पाएँ। ठीक है, तो काव्य गुण और शब्द शक्ति क्या होता है? जैसे हम साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं, साहित्य के बारे में हम बहुत छोटी सी और बहुत ही छोटी सी जानकारी हमने ली अभी तक। अभी हमने देखा अलंकार के बारे में, हमने पढ़ा कि अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रस क्या है। तो रस वो आनंद है जिससे हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है काव्य को पढ़ने से। अब इसके बाद जो आता है काव्य गुण या काव्य शब्द शक्ति। तो ये काव्य गुण या शब्द शक्ति की बात करें, जैसे हम जो काव्य बना रहे हैं, उस काव्य को बनाते समय हम शब्दों के किस अर्थ के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द शक्ति के अंदर आता है कि शब्द की कौन सी शक्ति है। या काव्य गुण, अब उसमें लयात्मकता कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। हमारी जो परीक्षा में आता है, ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं, तो बस उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में गए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं, जो साहित्य करते हैं, यानी जो लेखक है, कवि हैं, उन लोगों की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को गहराई से समझते हैं। जैसे संगीतकार होते हैं, वैसे ही साहित्यकार होते हैं, तो साहित्यकार इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। तो हम उतना ही लेके चलेंगे जितना हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षाओं में आता है, उसके हिसाब से। तो इसमें परिभाषा को अगर हम देखें, तो परिभाषा कहती है काव्य गुण की कि किसी काव्य में प्रवाहित होने वाले लयात्मक भावों को काव्य गुण कहते हैं। लयात्मक भाव मतलब, जैसे जब हम काव्य में, यानी कविताएं जो हैं, जो गीत हैं, उनको जब हम गाते हैं, तो गाने में जो एक भाव हमारा, लयात्मकता कैसे आनी चाहिए, शब्दों का प्रयोग कैसे होना चाहिए गाने में, यानी सुर में पिरोने वाली चीजें, उसके लिए काव्य गुण कहा गया है। अब काव्य गुण के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि काव्य गुण कविता में प्रभावशीलता और सक्रियता लेकर आता है। यानी जो प्रभाव डालने वाली चीज़ होती है गाने पे, आप संगीत से जब जुड़ते हैं, किसी भी संगीत से, तो कैसे जुड़ते हैं आप? उसके जो उसमें एक लय होती है, जो धुन होती है, या उसमें जो शब्द होते हैं जो दिए गए हैं, उनसे ही जुड़ते हैं। तो वैसे ही बात कही है कि ये प्रभावशीलता या सक्रियता लाता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपको देखने कि इसके प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य गुण के बारे में जो बताया गया है, वो किसने बताया है? तो आचार्य वामन ने बताया है। इन्होंने काव्य गुण को 2 भागों में बांटते हुए इनकी संख्या 20 बताई है। तो प्रश्न आ सकता है कि आचार्य वामन ने काव्य गुण की संख्या कितनी बताई है? तो 20 बताई है। शब्द गुण यानी 10 जो है वो शब्द गुण है, और अर्थ गुण वो 10 है, 10-10 करके। दूसरा पॉइंट फिर आता है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। तो जो भरत मुनि है, उन्होंने जब वर्णन किया उसका, तो उन्होंने इसकी संख्या 10 बताई। रुद्र दामन, भामह, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 होती है। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 बताई कि अलग अलग। तो आपसे ना यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने कितने काव्य गुण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि आचार्य मम्मट के अनुसार
रीति यानी काव्य गुणों की संख्या 3 बताई गई है। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौणी और पांचाली। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है और आचार्य भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 बताई है। ठीक है, इन्होंने अलग अलग दिया है। अब इसके बाद हम आधुनिक मत की बात करते हैं कि आधुनिक मत में काव्य गुणों की संख्या क्या बताई है। तो हिंदी साहित्य के अनुसार हिंदी काव्य के 3 प्रमुख काव्य गुण माने गए हैं। कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो जो आधुनिक मत है उसके अनुसार हम देखते हैं कि माधुर्य गुण हमारा क्या होता है, ओज गुण क्या है या प्रसाद गुण क्या है। तो माधुर्य गुण में आप लिखिए इसकी परिभाषा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिखो इसमें, मधुरता के भाव को मैम आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अभी 80% ठीक है। चलो, मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए आगे। जिस काव्य के श्रवण से, श्रवण मतलब सुनना, ठीक है, जिस काव्य के श्रवण से, श्रवण का मतलब होता है सुनना, जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो उठे, आत्मा द्रवित हो उठे, मन प्रफुल्लित हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, प्रफुल्लित का मतलब खुश हो जाना, आनंद से भर जाना, मन प्रफुल्लित हो जाए और कानों में मधुरता घुल जाए, और कानों में मधुरता घुल जाए, वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त काव्य कहलाता है। वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त काव्य कहलाता है। वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त काव्य कहलाता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। यह गुण विशेष रूप से, यह गुण विशेष रूप से, बताओ आपके पास 11 रस है, किस रस में ये काव्य गुण पाया जा सकता है? जैसे हमने बात कही कि मन, आत्मा द्रवित हो जाए, मन प्रफुल्लित हो उठे, कानों में मधुरता घुस जाए, कम से कम श्रृंगार तो आप पहचान ही सकते हैं ना। तो देखो, यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, करुण, वात्सल्य रस में पाया जाता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य रस में पाया जाता है। भक्ति रस भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, शांत रस आ गया तो भक्ति रस भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिए है माधुर्य गुण की विशेषताएं। माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या होंगी? कुछ विशेषताएं जो आपकी परीक्षा में पूछी गई, इनसे पॉइंट बना के, कि माधुर्य गुण की रचनाओं में कठोर वर्ण यानी ट वर्ग नहीं पाया जाएगा। आप देखेंगे जब भी कोई रचना होगी तो आपको जो ट वर्ग वाले वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे उन पंक्तियों के अंदर, ठीक है। आगे कह रहा, अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त दीर्घाक्षर नहीं होना चाहिए। मतलब जिस काव्य में अगर आप माधुर्य गुण पैदा करना चाह रहे हैं तो उस काव्य में अनुनासिक वर्ण समझते हो किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था पंचमाक्षर ना। पंचमाक्षर से युक्त संयुक्त वर्ण, समझ रहे हो? जैसे जिसमें पंचमाक्षर आता हो और वो संयुक्त हो, ठीक है, आधा आता हो। तो इस तरह के दीर्घाक्षर
नहीं पाए जाते। यानी जो हमारा ये जो माधुर्य गुण जिनमें पाया जाता है उसमें हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि पंचमाक्षर से युक्त जो हमारे अगर और वो भी संयुक्त अक्षर बनते हैं तो हमारी जो जिह्वा है उसके उच्चारण में ना या तो झटका आता है या कुछ इस तरह से, यानी जो एक लयात्मकता है वो खत्म होती है। तो अगर लयात्मकता खत्म हो जाएगी तो माधुर्य गुण ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इनका प्रयोग वर्जित होता है। तो आपकी परीक्षा में जब प्रश्न अगर आ जाएगा तो मान लो ऐसे प्रश्न आएगा जो आएगा कि निम्न में से माधुर्य गुण का लक्षण नहीं है, और आपको ऑप्शन में दे दिया कि अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त दीर्घ अक्षर का प्रयोग होता है, तो ये उसका क्या है? लक्षण नहीं है। फिर आगे दिया है लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित है। मतलब सामासिक पद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले जो शब्द प्रयोग होते हैं वैसे शब्द उसमें नहीं पाए जाएंगे। कोमल कांत मृदु पदावली यानी क त प और ज, यानी एक च वर्ग में जो आपका होता है उसमें से ज जो निकलता है, ज भी एक मधुर वर्ण में आ जाता है। तो ये इस तरह के यानी क वर्ग के, त वर्ग के या प वर्ग के ये वर्ण आपके प्रयोग में आते हैं अक्सर उन पंक्तियों में, तो वहां पे क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट है हमारे। इतना ही आपको जो परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा इसमें से ही बन सकता है, जिनकी भी परीक्षा में बनेगा। आगे देखते हैं ओज गुण क्या है। ओज गुण के बारे में लिखिए। जिस काव्य को पढ़ने से मन में जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह अथवा जोश उत्पन्न होता है, जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह जोश अथवा उत्तेजना भी कर लो इसमें ना, अथवा उत्तेजना, जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह जोश अथवा उत्तेजना पैदा होता है, वह काव्य ओज गुण से युक्त काव्य कहलाता है। वह काव्य ओज गुण से युक्त काव्य कहलाता है। वह काव्य ओज गुण से युक्त काव्य कहलाता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, लिख लो इसमें इस प्रकार का काव्य, इस प्रकार का काव्य वीर रस अथवा भयानक रस, वीर रस कौमा भयानक रस की रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी उत्साह जोश या उत्तेजना, ये इस तरह से वीर रस भयानक रस या अद्भुत रस जो हमारे होते हैं उन काव्यों में देखने को मिलता है। अब इसकी विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो विशेषता में दिया है कि इस प्रकार की रचनाओं में ट वर्ग का प्रयोग अधिक देखने को मिलेगा। अब ये माधुर्य का बिल्कुल उल्टा है। अब ये भी पूछा जा सकता है माधुर्य गुण का उल्टा गुण कौन सा होता है? ओज गुण हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें ट वर्ग का प्रयोग अधिक देखने को मिलेगा। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें संयुक्त दीर्घाक्षर का प्रयोग अवश्य मिलेगा, यानी जो इस तरह से आएंगे शब्द, जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि उद्दंड राष्ट्र अमर राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ये जो पंक्ति आप देखते हैं ना, पंक्ति को पढ़ने के साथ ही आपके अंदर क्या है? उत्तेजना पैदा होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें काव्य का जो गुण है वो कौन सा है? ओज गुण है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरा गुण प्रसाद गुण। लिखिए इसमें प्रसाद गुण में प्रसाद का अर्थ होता है
प्रसन्नता अथवा निर्मलता, प्रसन्नता अथवा निर्मलता। लिखो इसके आगे से, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से उसका अर्थ, उसका अर्थ आसानी से, आसानी से हृदय पर प्रभाव छोड़ दे, उसका अर्थ आसानी से हृदय पर प्रभाव छोड़ दे, वहाँ प्रसाद गुण होता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। वहाँ प्रसाद गुण होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, यह गुण, यह गुण अधिकांशतः, अधिकांशतः, अधिकांश और उसके बाद त लिख के उस पे विसर्ग लगाना है, अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। देखो, लिखते समय एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी शब्द का बहुवचन आप ओ से बनाएंगे तो बिंदी लगाएंगे, या यों से बनाएंगे तो भी बिंदी लगाएंगे। इसको एकदम से गांठ बांध लो, ठीक है। तो जैसे लिखा रसों, तो रसों में बिंदी लगेगी। दूसरा, मैं शब्द का प्रयोग जब भी लिखोगे बिंदी लगाना, भूलना नहीं है इसको। और याद रखना, एक बार मैंने बता दिया तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा गलती फिर पाई जाती है और ऐसे हो कि एक जगह आपने मैं में बिंदी लगा दी और दूसरी जगह बिंदी नहीं लगाई, तो वो तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। इसी तरह से नहीं शब्द में भी बिंदी लगेगी हमेशा, ठीक है। तो नहीं पर भी बिंदी लगाएंगे जब भी करोगे। इसी तरह से इस मैं के हिसाब से आपका मैं जो स्वयं के लिए आता है, इस पर भी बिंदी लगेगी, तो बिंदी लगानी है। अब एक शब्द आता है आपका है, इस पर कभी बिंदी नहीं लगती है और कभी बिंदी लगती है। तो इस पे कब लगती है और कब नहीं लगानी है ध्यान रखिएगा। जब ये है एक वचन में होगा तब इस पर बिंदी नहीं लगाएंगे, और जब ये बहुवचन में होगा तब इस पर बिंदी लगाएंगे। अब ये आप कहेंगे अच्छा मैम तो ये बहुवचन है क्या, तो ध्यान रखना नहीं, बहुवचन नहीं है। बिंदी लगाने का मतलब क्या है, बिंदी हम सजावट के लिए नहीं लगाते, बिंदी लगाने का मतलब है उसका उच्चारण, ठीक है। उसका क्या है, उच्चारण। अब मान लो अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये आपका व्यंजन, फिर इसके बाद आपका ये स्वर, और फिर यहाँ पे ये स्वर है, समझ गए। तो ये जब आप लिख रहे हैं, जैसे आप ये नहीं शब्द लिख रहे हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं, आप बोलते क्या है नहीं, जब बोलते नहीं तो आपकी नाक में जो अंतिम में जो साउंड जाता है वो कहाँ रहता है, नाक से निकलता है ना। और उस साउंड को अगर रोकेंगे, ये है नहीं, क्या है नहीं, और ये है नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो बिंदी लगाने का मतलब कोई सजावट नहीं है, और बिंदी लगाने का मतलब हमेशा बहुवचन नहीं है, ठीक है ना। तो बिंदी का मतलब है उस जो वहां पे वर्ण है उस वर्ण का होना, तो वो वर्ण है वहां पर, ये है मैं और ये है मैं, ठीक है। तो ये हम जैसे अंदर में, तो इसमें भी अनुस्वार आ रहा है आपका और इसमें भी अनुस्वार आ रहा है, तो दोनों पे बिंदी लगाना है।
और हिंदी में जो सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है ना, वो आप नहीं लगाते तो आपकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। अब जैसे आप अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हो, कोई भी एक वर्ण अगर आपने एक भी लेटर अगर मिसिंग कर दिया तो वो तो स्पेलिंग गलत हो गई ना। तो ऐसे ही ये चीज़ गलत हो जाती है, तो इसको ध्यान रखा करिए, ये बहुत मायने रखती हैं चीज़ें, ठीक। और आपको ये इसलिए आज तक नहीं पता है क्योंकि किसी ने आपको टोका नहीं और किसी ने आपको बताया नहीं। और हिंदी तो इतनी आसान है कि आप जो बोलेंगे वही लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है इसमें। तो प्रसाद गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्रसाद गुण में हमने यहाँ पे ये समझा कि ये जो गुण है ये सब में पाया जाता है। मतलब ये है कि जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, तो जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ तो हमें समझ में आता ही है। उसका अर्थ हमें समझ में आया, वो बात हमें समझ में आ गई, तो वो प्रभाव हमारा किसका होता है? प्रसाद गुण का होता है। और ये लगभग सभी रसों में पाया जाता है। जितनी भी हमारे काव्य में हम कोई भी रस डाल के अगर लिखें तो वहाँ हम प्रसाद गुण को पाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो गुण है, जैसे हमने पढ़े 3 गुण पढ़े काव्य गुण में, जिसमें माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण पढ़ा। अब ये जो गुण है ये उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, सब्जेक्टिव परीक्षा लिखनी है। उनके परीक्षा में कभी कभी आता है पद्यांश, जैसे जुडिशरी के छात्र होते हैं उनके लिए आता है, एक गद्यांश लिखना होता है उसकी व्याख्या करनी है, पद्यांश दिया होता है उसकी व्याख्या करनी है। और भी आपकी परीक्षाओं में अब विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती रहती हैं। आप कहीं स्कूल में मतलब जो कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे भी आपके एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पे भी ये आता है और ये सारी चीज़ें। तो और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो जिसकी भी हैं, तो मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ कि कभी अगर आपको मान लीजिए कि आपको किसी पद्यांश की व्याख्या लिखनी है, तो जब आप व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या के साथ उसका विशेष भी देते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, यानी ये किस लेखक ने, किस कवि ने इसको रचा है, इसमें अलंकार का प्रयोग कौन सा हुआ है, इसमें रस का प्रयोग कौन सा हुआ है। तो अब इसी अलंकार और रस के साथ अगर आप उसका काव्य गुण भी बता देते हैं और उसकी शब्द शक्ति भी बता देते हैं, तो जो परीक्षक होता है उसके मन पे ना गहरा प्रभाव पड़ता है। और बाकी लोगों की तुलना में आपका जो प्रश्न है वो ज़्यादा सटीक है, उसे पता चले इस बच्चे को ज़्यादा जानकारी है, ये बहुत ज़्यादा जानता है। तो अब आप इसको कैसे पहचान कर सकते हैं कि गुण आपके पास है 3 गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। माधुर्य और ओज गुण दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। माधुर्य तो मधुरता दिखाने वाला, तो आपको मधुर काव्य जिसमें मिल रहा है, जैसे श्रृंगार में मिल रहा है, करुण में मिल रहा है, ठीक है, शांत रस में मिल रहा है, वात्सल्य में मिल जा रहा है, तो ये इससे संबंधित पंक्ति से तो आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें रस कौन सा है। और रस की पहचान हो गई तो आप उसमें गुण भी डाल दीजिए। फिर ओज गुण है थोड़ा सा ऐसा कि जो जैसे इसके बिल्कुल एंटी आ गए, जैसे वीर रस हो गया, ठीक है, वीर रस के बाद जैसे हमारा अद्भुत रस हो गया, ठीक है, भयानक रस हो गया, विभत्स रस भी ऐसा ही हो जाता है क्योंकि उसमें कोई मधुरता तो है ही नहीं उसमें। तो इनसे संबंधित जितनी भी पंक्तियां होंगी वो हमारे किस में आ जाएंगी? ओज गुण में आ जाएंगी। और जो प्रसाद गुण है वो सब रसों में पाया जाता है। तो मान लो कोई पंक्ति है आपके सामने, आपने उसकी व्याख्या लिखी और आपने व्याख्या में कह दिया कि इन पंक्तियों में माधुर्य एवं प्रसाद गुण पाया गया है या इनमें है, उपस्थित है। तो यहाँ पे 2 आ गए क्योंकि प्रसाद तो आएगा ही आएगा, वो तो सारे रसों में ही आ रहा है, वो तो काव्य होने पर ही आ जा रहा है, ठीक है। उसके साथ आपने माधुर्य या ओज के बारे में भी वर्णन कर दिया, तो परीक्षक को पता चलेगा कि अच्छा हाँ आप ये लिख पा रहे हो। तो ये तो सब्जेक्टिव वाले छात्रों के लिए फायदेमंद है। दूसरा, अब जो ऑब्जेक्टिव है जिनकी परीक्षा में आता है, तो उसमें ये परिभाषा से पूछ लेता है या जो मैंने पॉइंट बताए उनसे रहता है। बहुत यदा कदा प्रश्न आते हैं। अब ये पढ़ाना इसलिए क्योंकि प्रश्न आ जाता है तो आपको पढ़ना है। अब ये MPSI वालों के लिए और अध्यापक वाली जो परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन छात्रों के लिए। बाकी सब भी आप एक बार पढ़ लें, समझ लें, ठीक है, आगे के लिए। और हमें कुछ चीज़ें अगर पता भी होती है ना, तो हम आगे के लिए जब कभी अगर सुन रहे होते हैं किसी साहित्यक और कोई जिक्र कर रहा होता है तो हमें थोड़ा सा अनुमान लग जाता है, अच्छा ये इस वाली चीज़ का है। फिर ऐसा नहीं होता कि भैंस के आगे बीन बजाना, है ना। अगर नहीं तो कभी आपको बिल्कुल ही ना पता हो किसी चीज़ के बारे में और कोई 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वहाँ बैठे हैं पागलों की तरह, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वो सारी चीज़ों में ना अब आता है शब्द शक्ति। अब देखो ये शब्द शक्ति आप इसे ऐसे तो समझते ही ठीक है, परीक्षा के लिए तो आएगा ही आएगा। ये शब्द शक्ति आपको ये भी सिखाएगी कि अगर आपको भविष्य में किसी से बात करना है तो आपको कौन सी बात कितने सहज तरीके से करनी है। जैसे कई बार हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं,
ऐसी चीजें कि जिसमें हम ना बहुत कोई बात बिल्कुल सीधा सीधा बोल देते हैं और वो ना उसे बुरी लग जाती है। लेकिन हमारे पास अगर शब्द शक्ति है, हम जानते हैं कि शब्द अपना प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो हम उसकी वो कहते हैं ना कड़वी बात भी उसे कह दें और फिर उसे वो बुरी भी ना लगे। कहें कि उसे करेला दें लेकिन चाशनी में भिगो कर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो चीज़ आपको किससे पता चलती है? शब्द शक्ति से। तो शब्द शक्ति के बारे में देखते हैं कि क्या कहता है कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। अब इस चीज को समझना, इसने कहा है कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले। जैसे देखो, कोई भी शब्द है, उस शब्द के अर्थ निकलते हैं, तो उन्हीं अर्थों के आधार पर ये शब्द शक्ति बनी है। मैं आपको आगे समझाऊंगी, पहले इसके 3 भेद समझ लेते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। 3 तरह की शब्द शक्ति मानी जाती है। तो इसमें अब देखो, किसी भी शब्द का 3 ही तरह का अर्थ होता है, ठीक है? 3 तरह के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक हो गया शब्दार्थ और एक हो गया भावार्थ, ठीक है? तो उसी में यहाँ पे आपको समझना, उसी के आधार पर हमारी ये शक्ति है, यानी जिस तरह से शब्दों का अर्थ होता है। अब सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति के बारे में लिखो। अच्छा, पहले एक चीज तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे मान लो कोई भी शब्द है, जैसे मान लो कि मैंने एक शब्द लिया आम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आम का अर्थ क्या है, तो आपको पहला अर्थ आता है जिसे आप खाते हो ना, फल का होना, ठीक है? तो ये इसका सीधा सीधा अर्थ है कि एकदम से सीधा सीधा अर्थ हो। लेकिन इसका एक और अर्थ है, जैसे हम कहते हैं आम आदमी, यानी सामान्य। तो ये भी इसका क्या है? एक शब्दार्थ है। तो यानी इसके 2 अर्थ हो गए, एक तो हो गया फल से और एक हो गया सामान्य से, ठीक है? तो इसी तरह से जैसे शब्दों का जो हमारा सीधा सीधा अर्थ निकलता है, वहां पर जो शब्द शक्ति है वो हमारी शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बारे में लिखो एक लाइन, फिर आगे इसको समझते हैं और विस्तार से लिखो इस पे। जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो उदाहरण समझो, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। अगर आप रिवीजन भी करोगे ना, तो आपको ये बात ना एकदम से बिल्कुल क्लास की तरह याद आ जाएगी, जैसे कि तैसे। जैसे दिया है, आज कवि सम्मेलन में रस आ गया, ठीक है? पहला यहाँ पे रस दिया हुआ है। दूसरा, मोहन ने फलों का रस पिया। अब यहाँ पे हमारे सामने रस है, 2 शब्द आए हैं। एक अर्थ तो इसका रस से क्या आ रहा है? यहाँ पर आनंद से आ रहा है कि आज सम्मेलन में क्या आ गया? कवि सम्मेलन में आनंद आ गया। और मोहन ने फलों का रस का अर्थ यहाँ पे क्या आ गया? जूस, ठीक है? तो जूस से हो गया कि यहाँ पे मोहन ने फलों का जूस पिया। तो ये सीधा सीधा है। तो जब किसी बात को सीधे सीधे ही प्रदर्शित किया जाए या स्पष्ट किया जाए, तो वहां पर जो शब्द शक्ति है, वो शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। जब किसी काव्य की पंक्तियों में आपको ये बात समझ में आए कि यह बात को बिल्कुल सीधा सीधा व्यक्त कर रहा है, किसी और के माध्यम से नहीं है, जो इसका अर्थ है वही निकल रहा है, तो वहां पर शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है, ठीक है? अब इसके बाद आती है दूसरी शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति को याद रखना लक्षण से। अब लक्षण की बात अगर हम करते हैं किसी भी चीज के लक्षण की, यानी उसके गुण की। लक्षण का मतलब क्या हो गया? उसके गुण,
उसके अंदर जो गुण है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो एक लाइन, फिर उसके बाद समझाती हूँ। जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर, जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर अन्य दूसरा अर्थ अर्थात उसके लक्षणों, ब्रैकेट में लिख लो गुणों, पर आधारित हो। एक बार वाक्य को पूरा जरा पढ़ के बताना। एक क्या लिया है शुरू से? पर आधारित अर्थ लिया जाए, ठीक है, पर आधारित अर्थ लिया जाए। पर आधारित अर्थ लिया जाए, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो ऐसे समझो, मान लो जैसे किसी चीज के बारे में किसी का अर्थ हम ले रहे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ न लेके हम उसका भावार्थ या कहें कि उसके गुणों के आधार पर उसका अर्थ ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखना, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे नायिका का मुख कमल के समान है। तो यहाँ पे ये जो कमल शब्द है ना, हम इसका अर्थ कमल के अर्थ से नहीं, कमल का मतलब फूल होता है, ठीक है, तो हम उसके फूल से अर्थ नहीं ले रहे, हम यहाँ अर्थ ले रहे हैं उसके लक्षण से, यानी उसके गुण से। तो कमल का गुण क्या है? सुंदर होना, कोमल होना। तो कमल जैसा सुंदर होना या कोमल होना हम किसको दिखा रहे हैं? नायिका के मुख को दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो अर्थ ले रहे हैं हम, वो उसके लक्षण से ले रहे हैं, यानी उसके गुणों से ले रहे हैं। तो लक्षण से अर्थ लिया हुआ क्या कहलाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है, ठीक है। इसमें जैसे मान लो दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे दिया है कि हमारे देश के जवान युद्ध में सिंह की भांति डटकर खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर जो सिंह शब्द लिया जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि शेर की तरह बन जाते हैं और इस तरह से खड़े रहते हैं, कहने का मतलब है सिंह की भांति साहस से। सिंह का क्या लिया है? एक गुण लिया है कि सिंह के अंदर जैसे साहस होता है, धैर्य होता है, ताकत होती है, वैसे ही यानी उसी की भांति। तो यहाँ हम शेर के किससे ले रहे हैं? लक्षणों से अर्थ ले रहे हैं, यानी उसके गुणों पर अर्थ ले रहे हैं। तो इसीलिए अब इस पंक्ति में अगर हम कहें कि शब्द की कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको पहचान हो जाएगी। आप अगर दोबारा रिवीजन करेंगे ना, मैंने बिल्कुल लिख दिया है, जैसा समझाया है ना उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर बाद में, जब अगर कभी आपको रिवीजन करना हो। तो इसके बाद आता है हमारा व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति लिखो इसमें, जिस शब्द शक्ति के द्वारा जिस शब्द शक्ति